सभी को नमस्कार। आज के इस टॉपिक में जनसंख्या और उससे संबंधित जो भी इशू है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। आज ये टॉपिक आप लोगों को बताने का एक जो बड़ा रीज़न ये है कि एक रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की जो आबादी जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर 144.17 करोड़ हो गया है। और एक बगल में आपको दिख रहा होगा ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रघुराम राजन जी हैं। इनका कहना है कि भारत जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। तो ये भी टॉपिक कहीं ना कहीं आपका जनसंख्या से संबंधित है, पॉपुलेशन संबंधित है। और ये भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बीपीएससी भी मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी आपका वहीं से है। तो इस पूरे टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा कि पॉपुलेशन से संबंधित जो भी बीपीएससी अभी तक प्रश्न पूछा है मेंस में उस सब को डिस्कस करने के साथ ही साथ आगे जो भी इसमें प्रश्न बन सकता है वो सारे डायमेंशन मैं इसमें कवर कर देता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन मेंस में आता है, यही करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से गौर से देखिएगा, जीएस पेपर फर्स्ट सेकेंड का, तो पता चलेगा वो लगभग 50-60 ऐसा टॉपिक है मेंस का जहां से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे, लेटेस्ट आंकड़े के साथ, या आंसर लिख लेंगे बेहतरीन ढंग से और कहीं उस कॉपी को चेक करा लेंगे, तो समझिए कि आपका वो क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो उसको आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। 66 बीपीएससी का पेपर जाके देखिए, जीएस पेपर सेकेंड, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है सेक्शन दूसरा, मतलब जहाँ इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं। उस समय जो है जिसमें एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस समय भी ये रिपोर्ट आया था यूएनएफपीए का, मतलब यही यूनाइटेड आपका नेशनल पॉपुलेशन फंड का। तो क्वेश्चन उसमें पूछा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। यूएनएफपीए का जो हाल ही में रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बिहार जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को कब तक प्राप्त करेगा, और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार कौन से प्रयास कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान है और करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं पहले भी आप लोग को कई लेक्चर में इस चीज़ को बता चुका हूँ। जीएस पेपर फर्स्ट और सेकेंड में सिर्फ आप हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो करंट ही है। और डीआई तो खैर मैथ है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब करंट ही है। चाहे वो आपका पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी में वो मानसून से जो पूछ रहा है करंट चीज़ें जोड़ के पूछ रहा है। आज से कुछ दिन पहले भी जो मानसून के लेकर रिपोर्ट आया है वो भी आपका करंट का इशू बन सकता है। तो अच्छे से इन सब चीज़ों पर गौर कीजिए। अगर कुछ चीज़ हमसे छूट भी जाए तो आप अपने लेवल पर भी उसको उस टॉपिक को ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ा बात मैं बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पर डे पढ़िए। क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व खरीदिए, मिलती है हर एक पब्लिकेशन किसी का भी लेके, उसको पर डे नहीं अगर आप खरीद पाते तो गूगल में सर्च कीजिए, मेंस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पर डे क्वेश्चन पढ़ने से आपके माइंड में ये लगातार चलता रहेगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट जो क्या कहती है, कुछ चीज़ें मैं आपको चीज़ें बताने का कोशिश करता हूँ। ये जो यूएन एफपीए का जो रिपोर्ट सिंपल ये कहता है कि इंडिया की आबादी 144.17 करोड़ हो गई है, जिसमें लगभग 0 से लेकर 14 साल तक के लगभग 35 करोड़ बच्चे हैं। उसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि जो है दूसरे नंबर पे आपका चीन है। कुछ चीज़ें जो आपको इसमें याद रखना है, इसमें ये कहा गया जो वर्किंग जो पॉपुलेशन, जो काम करने वाले जो लोग हैं 15 से लेकर 64 साल के, उसमें 68% हमारे यहाँ लोग, मतलब कि 68% लोग काम करने वाले हैं। बाकी जो डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, जो आश्रित जो बच्चे इसमें बूढ़े होते हैं, वो आपका कितना परसेंट है, 32% है। मतलब इंडिया जो न भी इसी जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। बट रघुराम राजन जी का कहना है कि उसका जो देश फायदा उठ नहीं पा रहा है। इसमें आगे देखेंगे इस टॉपिक को भी। तो सबसे पहली बात
तो ये है कि हाँ, ये क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या आखिर क्या है। तो सिंपल से हम अगर बात करते हैं कि आपको पता है कि जो रिसोर्स, जहाँ तक बात होती है, संसाधन जो हमारे आवश्यकता नीड को पूरा करता है, जनसंख्या भी उसी तरह का, जनसंख्या भी कहीं ना कहीं एक तरह का क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन। लेकिन कब ये मानव संसाधन तभी है जब उस बड़ी आबादी को आप एजुकेशन, हेल्थ, स्किल दे के अच्छा करेंगे, तभी वो आपके लिए क्या है, मानव संसाधन है। अगर हम इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं, तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा या इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा या पीटी के लेवल पे अगर कुछ तैयारी किया होगा, तो आपने देखा होगा हमारे देश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ में 4 फेज है। कितना फेज है? 4 फेज है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। किसी दो समय बिंदु पर, जैसे कि 2001 से लेके 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई, उसी को हम लोग क्या सिंपल बोल देते हैं, आपका वृद्धि, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि 2001 में अगर 101 था तो 11 में कितना हो गया, 121 करोड़ हो गया। ये आपका जनसंख्या दो किसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम जनसंख्या वृद्धि को मेजर करते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि को देखिएगा हमारे देश में किस किस तरह पिछले 100 वर्षों में हुआ है, तो ये हालांकि क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, फिर भी अगर पूछ देगा तो, या ऐसे भी आपको ये जानना चाहिए कि हमारे देश का आबादी पिछले 100 वर्षों में किस तरीके से बढ़ा है। तो फर्स्ट फेज हम बात करते हैं, प्रथम अवस्था की बात करते हैं। इसको 1901 से लेकर 1921 के बीच में मानते हैं। इस समय चूँकि हमारे देश में उतना अच्छा हेल्थ सुविधाएं नहीं था, भूखमरी था, गरीबी था, तो बर्थ रेट, जन्म दर और डेथ रेट दोनों हाई था। लोग जन्म लेता था और मर भी जाता था, इसलिए इस फेज में ज़्यादा वृद्धि हमको देखने को नहीं मिलता। 1901 में अगर आबादी 23 करोड़ था तो 1921 में 25 करोड़ हुआ मोटा मोटी, तो ज़्यादा नहीं वृद्धि हुआ। सेकेंड फेज चला 1921 से लेकर 1951 के बीच में। इस समय चूँकि हमारे देश में थोड़ा बहुत हेल्थ या कुछ कुछ चीज़ें लाई गई, कुछ कुछ सुधार हुआ। इससे ये हुआ कि बर्थ रेट, जो जन्म दर, वो बढ़ा, लेकिन डेथ रेट घट गया, मरने का दर घट गया। इससे ये हुआ थोड़ा सा जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि दिखाई पड़ता है। 1921 में 25 करोड़ था, 1951 में 36 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। और यही 1921 को ही जो है ना हम विभाजक वर्ष भी बोलते हैं। मैं पीटी में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमको दिखाई अपनी जनसंख्या में पड़ता है। तीसरा जो फेज है, जो तीसरा जो अवस्था इसमें है 1951 से लेकर 1981 तक में, यहाँ पे हम कहते हैं बहुत ही फास्ट ग्रोथ रेट हुआ है, बहुत ही तीव्र वृद्धि, क्योंकि 36 करोड़ से आबादी सीधे 68 करोड़ के आसपास हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस याद कीजिए, 5 ईयर प्लान चला, सरकार गरीबी को दूर करने का प्रयास किया, हेल्थ सुविधाएं दिया, इससे जनसंख्या में जो है ना बर्थ रेट ज़्यादा हो गया, जन्म दर ज़्यादा हो गया और डेथ रेट और कम हो गया। तो आबादी ऑब्वियस ही बात बढ़ना है, ठीक ना। और इसको विस्फोटक वृद्धि हुआ इस 30 साल में। फिर फोर्थ फेज आया 1981 से लेकर अभी तक चल ही रहा है, इसको हम फोर्थ फेज में ही रखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ तो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन जैसे कि पहले अगर ग्रोथ रेट मान लीजिए 25% था, अब वो जाके 20% हो गया, अब जाके वो 15% हो गया। जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है, तो मतलब वही इसको घटती वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है नंबर में बढ़, लेकिन जो ग्रोथ रेट परसेंटेज है वो आपको घटता दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ वही है कि 1981 में जहाँ 68 करोड़ था तो 11 में 21 करोड़ हो गया, और अभी 2024 का जो डेटा है, हालांकि देखिए बिहार इंडियन गवर्नमेंट का कोई अभी जनगणना तो हुआ नहीं है, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। भारत सरकार का ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि एक्चुअल आबादी मेरी कितनी है। हम लोग भी 2011 की जनगणना पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन अभी ये जो इसका रिपोर्ट आया है UNFPA का, तो इसका हम लोग विश्वास करते हैं, इसका हम डेटा हम यूज भी कर सकते हैं। लगभग 144 करोड़ डेटा मतलब अभी आबादी हमारी हो गई है। तो ये आपको पिछले 100 साल का मैं दिखाया ट्रेंड, कैसे कैसे करके जो है ना आबादी हमारी बढ़ी है। तो अगर कभी मेंस में पूछ देगा कि आज़ादी के बाद से हमारा जो जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है किस तरह से किस किस फेज में है, आखिर ऐसा क्यों है, तो वही कारण आप बता सकते जो मैं डिस्कस यहाँ पे किया। अब ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि हमारे देश की आबादी 144 करोड़ है,
पूरे दुनिया में पहले नंबर पे हैं। तो अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनसंख्या का जो वितरण है, वो किस प्रकार है। अगर आप जनसंख्या का वितरण को अच्छे से देखे होंगे, पीटी के लिए पढ़े होंगे, तो काफ़ी अनइक्वल है, असमान है। क्या है ऐसा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारत का जो 50% जो आबादी पॉपुलेशन है वो 5 ही राज्य में हो जाता है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये 5-6 ऐसे राज्य हैं जिसकी आबादी सब मिला देंगे तो 50% हो जाता है। बाकी सब स्टेट में और 50% है। नॉर्थ ईस्ट जो है आपका उत्तर पूर्व का जो राज्य, 10 पर्वतीय जो राज्य है, वहाँ पे टोटल आबादी का मात्र 4 से 5% पॉपुलेशन ही निवास करती है। ठीक ना। उसके बाद कुछ 4-5 शहर जैसे कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, चेन्नई, ये सब शहर में मैक्सिमम आबादी यहाँ रहती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पूरे भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण है। ठीक ना। अब एक आता है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, मतलब कि कुल जनसंख्या, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं। अभी 300 कितना है, 82 है। तो अगर आप डेंसिटी भी देखिएगा तो डेंसिटी का वितरण भी इक्वल नहीं है, काफ़ी यहाँ असमानताएं दिखाई पड़ती है। आंध्र प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है, बिहार का 1106 है, और वहीं दिल्ली का 11,000 से भी ज़्यादा है। तो डेंसिटी का जो मतलब जनसंख्या का जो वितरण है हमारे देश में बराबर नहीं है। कुछ लो डेंसिटी आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, मेघालय, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ लगभग 100 के आसपास जो है ना डेंसिटी है। वही अगर हाई देखेंगे बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, यहाँ औसत जो नेशनल जो लेवल जो मेरा डेंसिटी का है उससे ज़्यादा, यहाँ 600, 700, 800, 900, 1000 के आसपास आपका डेंसिटी है। तो ये हो गया। अब यहाँ अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे देश में जो जनसंख्या का जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे क्या मेन वजह है, कौन सा फैक्टर काम करता है। तो कई सारे फैक्टर हैं, इसमें आप इसको अलग अलग डायमेंशन पे दिखा सकते हैं। जैसे कि भौगोलिक कारक है, ज्योग्राफिकल कॉज है, जैसे कि आप बिहार, यूपी, बंगाल में क्या है, समतल ज़मीन है और यहाँ की जो ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है, पानी की अच्छी उपलब्धता है क्योंकि नदी काफ़ी ज़्यादा है, क्लाइमेट भी रहने लायक है। इन सब वजह से यहाँ आबादी क्या है, ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, समतल ज़मीन, रोड, बिजली, पानी, सड़क सब आ गया है, तो इसलिए यहाँ आबादी ज़्यादा है। इंडस्ट्री भी यहाँ ठीक ठाक है। कई सारे धार्मिक लोकेशन यहाँ पे इस इलाके में ज़्यादा है। और मार्केट, अगर नॉर्थ इंडिया की बात हम करेंगे, कई सारे बड़े बड़े शहर हैं, इसलिए इन सब वजहों से जो है यहाँ का इफ डेंसिटी या जनसंख्या वितरण आपको ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये आप दिखा सकते हैं। एक चीज़ और, इंडिया का जो तटीय राज्य है, जैसे कि तटीय इलाका, यहाँ भी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। वजह ये है कि आपको पता है ये प्लेन भूमि है, यहाँ पे कई तरह के एक्टिविटी है, मतलब रोजगार के, चाहे वो मछली पालन हो सकता है, यहाँ पोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम इस इलाके में होता है। तो यहाँ पे जनसंख्या भी आपको किनारे किनारे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन एक बार ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेवल पे पूछा है, तो मेंस में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। अब हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उससे संबंधित कई तरह की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है उससे जुड़ा हुआ। अब वो कौन कौन सी समस्या, आप इसको ध्यान दीजिए। पहला, अगर आर्थिक समस्या की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा गरीबी है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जिक्र कीजिएगा, लेटेस्ट जो है वो 15% ये बताता है गरीबी है। अगर आप तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पे जाइएगा तो वहाँ तो आपका लगभग 21% है। तो पहली जो समस्या हमारे देश की जनसंख्या के साथ है, एक बड़ा आबादी जो है ना वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, रिपोर्ट अभी आईएलओ का कहता है रोजगार ढूंढने में लगभग 83% लोग युवा जो है ना बेरोजगार की स्थिति में। ये बड़ा कंडीशन है, जनसंख्या का समस्या है। और हमारे आबादी का बहुत ही लो इनकम है, इनकम पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा हमारे देश के लोगों का नहीं है, ये भी जनसंख्या की बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सामाजिक या सोशल आइएगा प्रॉब्लम्स में, साक्षरता जिसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 75% है, जबकि 100% के आसपास आज़ादी के 75 ईयर के बाद पूरा होना चाहिए। ठीक ना। हमारे यहाँ भूखमरी देखिए कितना लो इंडेक्स हम लोग का होता है, इंडेक्स का जिक्र कीजिएगा। कुपोषण देखिएगा, एनीमिया, खून की कमी है बच्चे में, बच्चियाँ में, ये भी समस्या है। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम होता है, वो भी समस्या ही है ना। फिर जल्दी शादी भी लड़के लड़की का हो जाता है कम उम्र में, ये भी समस्या है। कास्ट बेसिस पे हम लोग
अगर ज़्यादा आबादी होने की वजह से नहीं, कास्ट एक मतलब पूरा लॉबी बन जाता है। अभी देखिए चुनाव के फिर लॉबी बन गया है, हम इस कास्ट के था, हम इतना प्रतिशत, इतनी हमारी भागीदारी बननी चाहिए। ये भी बड़ा इशू मतलब प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। धर्म के नाम पर भी लोग लामबंद होने की कोशिश करते हैं अधिक जनसंख्या होने की वजह से। अगर हम पर्यावरण समस्या भी इससे निकल के सामने आती है। पॉपुलेशन देखिए कितना रिपोर्ट, बिहार में देखिए बेगूसराय सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री शहर बन गया है, और भी आप दिल्ली है। तो अधिक आबादी होने से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, झुग्गी झोपड़ी की संख्या हो रही है। आप जो है धारावी, जो बम्बई का सबसे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम या झुग्गी झोपड़ी इलाका है। आप पटना में देखिए झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, दिल्ली में देखिए, किस शहर में स्लम एरिया नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों को रहने का घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ठीक ना, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। जनसंख्या के साथ ये समस्या देखिए कितना, मैं आपको सोच सोच के चीज़ें बता रहा हूँ। आप जब भी कोई टॉपिक अपने से पढ़ें, इतना अलग अलग डायमेंशन आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको मैथ्स में एक बेहतर मार्क्स मिलेगा। और मेरा प्रयास बस यही है, ज़्यादा आपको नोट्स ना दूँ, बस वही चीज़ बताऊँ जो कि एग्ज़ाम में आ रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और आप हमारे लेक्चर को मिलाइए, आपको लगेगा नहीं जो चीज़ें है वो टू द पॉइंट है। इतना अगर कर लेंगे तो मेंस आपका ठीक ठाक हो जाएगा। अदर कई सारे और समस्याएं, जैसे कि वोट बैंक, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ठीक ना, लोगों को शेल्टर नहीं, आवास नहीं है, कई तरह की बीमारियां फैल रही है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, अधिक जनसंख्या की वजह से। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लो है हमारे देश के लोगों का। क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं आप देखिए पटना में या कहीं दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है, ठीक ना। संसाधन पर दबाव पड़ रहा है, मेनली बात है आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो रिसोर्स पर जो दबाव पड़ रहा है, और फूड संकट, खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो रही है। तो और भी कई सारी अगर जो समस्या अगर आपको नज़र में आता है वो हमारे इसके साथ लिख दीजिएगा तो चीज़ें हो जाएगा। अब अगर इस सारी समस्या को अगर दूर करने की बात है तो वही है कि हमको आबादी बढ़ानी चाहिए, लेकिन कंट्रोल वे में, ठीक ना। और भी कई उपाय हैं, अगर आबादी है भी उसको एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार देना चाहिए, और उन आबादी का यूज जो है ना देश के विकास या राज्य के विकास में करना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए। अब अगला हम आते हैं, एक देखिए अधिक जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक और मसला है, उसको हम बोलते हैं प्रवास या माइग्रेशन। हाँ, एक बार क्वेश्चन शायद जीएस में पूछा है, हमको ध्यान नहीं, देख लीजिएगा एक बार आप, लेकिन ऑप्शनल भी क्वेश्चन इस पर पूछा है। देखिए माइग्रेशन जो है, जो प्रवाह जिसको हम बोलते हैं, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई एक जगह से व्यक्ति का किसी दूसरे जगह पे जाना, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कई मकसद हो सकता है, रोजगार के लिए, एजुकेशन पाने के लिए, शादी की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, कई सारे हैं। तो यहाँ अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि माइग्रेशन का मेन वजह क्या है, तो आप यहाँ देखिए इसमें दो, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 12 का पढ़िएगा ज्योग्राफी, वहाँ दो बात कहता है। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब कि जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उसको भेजने का जो काम करता है, और पुल मतलब कि जो उसको आकर्षित, अट्रैक्ट करता है। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा आप इसको कई डायमेंशन में ब्रेक कर दीजिए, कारक या फैक्टर माइग्रेशन का। पहला अगर आप आइए कि भौतिक कारण, अगर फिजिकल या ज्योग्राफिकल आइएगा तो क्लाइमेट को भी लेके लोग माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए जिस इलाके में बहुत गर्मी पड़ रहा है, लोग ठंडे प्रदेश में जाने की कोशिश करते हैं, इधर माइग्रेशन है। अगर मान लीजिए कहीं बाढ़ ज़्यादा आ रहा है, सूखा अधिक पड़ रहा है, या चक्रवात साइक्लोन आ रहा है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे। अगला है, अगर कहीं पीने का पानी नहीं, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। आप देखें उड़ीसा सब इलाके में या चेन्नई से शहरों में अभी कई ऐसे शहर हैं जहाँ पानी का कमी है, लोग गांव की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये सब वजह है माइग्रेट करने का, प्रवास करने का। अगर आर्थिक इलाके में देखिएगा तो गरीबी जहाँ ज़्यादा है, लोग अच्छे जहाँ कमाई है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। बिहार से लोग ट्रेन में भर भर के क्यों दिल्ली, बम्बई, पंजाब जाते हैं? क्योंकि बिहार में गरीबी ज़्यादा है, रोज़गार का उतना स्कोप नहीं है, लोग गुरुग्राम, नोएडा सब यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है माइग्रेट करने का। ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर जहाँ नहीं होगा तो वहाँ लोग जाएंगे, ठीक ना। हेल्थ, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, बम्बई या और बड़े शहरों में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे राज्य या जैसे उड़ीसा है या और जो पिछड़ा जो स्टेट है वहाँ सुविधाएं से नहीं दिखाई पड़ती है। और भी कई सोशियो कल्चर भी कारण है, जिसमें जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर है माइग्रेशन करने का। एक बड़ा फैक्टर यही, आप देखेंगे बिहार के कई सारे लोग दिल्ली में रह के वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या बहुत सारे कोटा लोग जाते हैं और दिल्ली जाते हैं। तो ये सब क्या है? पढ़ाई के पर्पज़ से माइग्रेशन। हालांकि पढ़ाई के पर्पज़ से माइग्रेशन गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी
ये कहीं ना कहीं प्रवास इसको हम बोलेंगे। विवाह हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रवास महिलाएं करती, क्यों? क्योंकि उनका गांव किसी मतलब मायके कहीं और है, शादी हुआ तो कहीं और, वो माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। अब जहाँ शांति नहीं है, जिस जगह हमेशा आपराधिक घटनाएं होती रहती है, चोरी डकैती, लोग वहाँ रहना पसंद करेगा नहीं, वो किसी शांति प्रिय जगह जाना चाहेगा। और कुछ राजनीतिक कारण, जैसे कि कहीं शरणार्थिक समस्या, जैसे युद्ध, अभी रशिया को लड़ाई हो रहा है, या और भी कहीं जगह अगर लड़ाई होगा तो लोग उस जगह छोड़ कर कहीं और जाना पसंद करेंगे। युद्ध हो गया, अगर कहीं बीमारी फैल गया तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ये सब इसका कारण है, बहुत आसान है, बहुत बड़ा इशू। अब देखिए माइग्रेशन का जो है ना परिणाम पूछेगा, आखिर प्रवास के क्या परिणाम। देखिए जब भी कभी आप इसका आउटकम्स लिखिएगा तो इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है और निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं वो क्या करते हैं, वहाँ रुपया कमाते हैं और कमा के आखिर अपने घर भी तो भेजते हैं, तो उनका घर पे चलता है। ये तो अच्छी चीज़ है ना। या हमारे देश के लोग जो बाहर विदेश गए हैं वो वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो ये हम पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव दोनों हैं, ठीक ना। जैसे कि कई सारे, जैसे कि सऊदी अरब लोग गए हैं कमाने के लिए, या वेस्ट एशिया में गए हैं, तो वहाँ से हमको पैसा आता है, डॉलर आता है, ठीक ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब माइग्रेशन होगा, एक समस्या होगा ब्रेन ड्रेन का। जैसे अगर बिहार के मैक्सिमम लोग अगर यूपी, पंजाब, मतलब बम्बई या दिल्ली जाते हैं, तो आखिर दिमाग तो उस प्रदेश का भी डेवलप हो रहा है ना। बिल्डिंग तो वहाँ बन रहा है, हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद निगेटिव में कि अगर ग्रामीण लोग अगर शहर जाएंगे तो वहाँ शहर में रहने का जगह कम पड़ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर का समस्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक ना, ये सब दिक्कत है। हाँ, इसमें ये कि अगर ग्रामीण क्षेत्र लोग शहर की ओर जाते हैं, कास्ट सिस्टम थोड़ा सा मतलब कि ढीला होता है, मतलब वहाँ उतना, शहर में उतना कास्ट सिस्टम तो नहीं चलता है, ठीक ना। गंदी बस्ती देखने को मिल सकता है हमको। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आप दोनों प्रभाव ऐसे करके एंगल में बांट कर दिखा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आप भाषण अगर सुने होंगे मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो वो 3D का जिक्र करते हैं। उनका 3D कहने का मतलब क्या है? पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा है डिमांड, तीसरा है डेमोक्रेसी। 3 बड़ा पावर हमारे देश के बारे में बताते हैं। क्योंकि हमारा देश में अभी बताया आपको 68% लोग तो 15 से लेकर 64 साल के बीच में जो कि काम करने वाले हैं। डिमांड, इतनी बड़ी आबादी, 144 करोड़ आबादी कितने चीज़ों की मांग को बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा। और डिमांड है तो पूरे दुनिया की कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए परेशान, मतलब कि इच्छुक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे। और डेमोक्रेसी सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये 3D का आप अपने आंसर में जरूर देखिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री कुछ ऐसे बात अगर बोले जो कि सही हो, तो वो आप अपने आंसर में जरूर यूज करें, इससे अच्छा मार्क्स मिलता है। ये यूपीएससी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यूपीएससी में आपको मार्क्स मिलता है। तो अब यहाँ पे जनसांख्यिकीय लाभांश एक सिंपल सा, क्योंकि यूपीएससी जितना भी क्वेश्चन पूछा है तो इसका डिफिनेशन पूछता है, ये आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये बात है कि हमारी जो आबादी है उसमें से काम करने वालों की जनसंख्या ज़्यादा होना, ठीक ना, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होना, और आश्रित जो डिपेंडेंट है उसकी आबादी कम होना, उस स्थिति को हम बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि 0 से 14 साल का है, 68 साल मतलब 64 साल से है या 65 है, उसके ऊपर का है, तो ये तो काम नहीं करेगा। और जो वृद्ध आदि वो भी काम नहीं करेगा, लेकिन काम तो ही करेगा, बीच वाला काम करेगा ना। तो मतलब कि इसका आबादी 68% है और इस दोनों को मिला के 32% है, मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा देश जो है ना अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की दौर से गुजर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ डेटा आप याद रखिएगा। 2011 का जो सेंसस है वो कहता है कि हमारे देश में 64% जो है ना आबादी जो है काम करने वाला है, मतलब 15 से लेकर 64 साल वाला काम करने वर्किंग पीपल है। और एवरेज जो एज है हमारे देश का वो 29 साल है, मतलब 29 साल 30 साल होने का मतलब क्या है, इस समय लोग यंग है, काम करने वाला। उसको कोई भी काम, अगर पढ़ा लिखा इंसान है, अगर उसको अगर अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम मिल जाएगा, वो पूरे जोश से काम करता है और चाहता है कि हम अधिक कमा के बड़ा आदमी बनाए। तो ये बड़ा एक एज होता है। तो इंडिया
के बारे में कहा गया है कि जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो जनता के लाभांश की स्थिति लगभग अगले 50, 55 या 60 साल तक मेरा जाएगा। इस समय तक लोग हमारे देश का क्या रहेगा, यंग रहेगा। और जब हम यंग रहेंगे तो चीन, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया बूढ़ा हो रहा होगा, क्योंकि चाइना का जो एवरेज जो अभी जो एज है वो लगभग 40 के आसपास है, अमेरिका का लगभग 45 के आसपास है, जापान लगभग 60 के आसपास है। मतलब कि हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है, इसको एजुकेशन, हेल्थ देके हम दुनिया के अदर देशों में काम करने के लिए भेज सकते हैं। केरला के जो लोग हैं, कई सारे नर्स अच्छा नर्सिंग कोर्स करके दूसरे देश में जाके कमाते हैं और अच्छा पैसा वहाँ फैलाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में क्या समस्या है, बिहार में लोग जो है ना अनस्किल्ड होके जाते हैं दूसरे देश, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ लेबर का काम करते हैं, उनको वहाँ कम पैसा मिलता है। अगर वही लोग यहाँ पे अच्छे से कोई स्किल लेके जाएंगे तो उनको अधिक पैसा मिलेगा। तो ये केरला के माइग्रेशन में और बिहार के माइग्रेशन में यही दिक्कत है। केरल के लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स बन के जाते हैं कहीं अदर स्टेट, अदर कहीं कंट्री। बिहार में ऐसा नहीं। यही देखिए, इसी चीज़ को चेंज करने की बिहार में आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। बिहार में अभी लगभग देश में अभी 2050, 55 या 60 के आसपास जो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड रहने का स्थिति बनता है। तो अब यहाँ पे जनसांख्यिकीय लाभांश हमको कैसे प्राप्त होगा, देखिए इसमें सबसे पहली बात, ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे बना दिया हूँ। हमको देना पड़ेगा उनको एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, या और भी अगर कोई स्किल वो करना चाहता है, कोई टेक्निकल नॉलेज लेना चाहता है, वो देना पड़ेगा। उसका उनका हेल्थ भी हमको बढ़िया रखना पड़ेगा। अगर तबीयत ही खराब होगा तो क्या वही काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और रोज़गार, हमको रोज़गार सृजन पे फोकस करना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट, उनको जो हुनर हमको भरना पड़ेगा। अगर ये इनपुट हम देंगे आबादी में तो हमारा हो जाएगा क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये ठीक ना। और आउटपुट क्या निकलेगा, हमको अधिक उत्पादन होगा। यही मानव श्रम बल जाके मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, आय बढ़ेगा, विकास करेंगे, निर्यात करेंगे, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। ओवरऑल हमारे देश का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, समग्र विकास होगा, जो हम लोग चाह भी रहे। और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो क्वेश्चन अगर जोड़ के पूछेगा कि 2047 तक एक डेवलप इंडिया बनने में ये जो जनसंख्या लाभांश का क्या योगदान होगा, क्या इसका रोल होगा, तो आपके पास कुछ डेटा, कुछ फैक्ट और बातों को कहने का तरीका होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बीपीएससी ये भी पूछा था मेंस में इसी टॉपिक को लेके कि ये जो जनसांख्यिकीय लाभांश कैसे एक हमारे लिए अवसर का काम करता है, कैसे अवसर है, कैसे इस मौका है हमारे लिए। देखिए पहली बात तो जितना जो 15 से लेकर 64 साल के जो उम्र के लोग अगर ये क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, योगा के टीचर बन सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का क्या होगा, विकास ही तो होगा। अगर कोई 30 साल का लड़का अच्छा एजुकेशन ले लेगा, अगर वो शिक्षक का ही नौकरी करेगा तो अच्छे बच्चों को पढ़ाएगा, आगे के जनरेशन को एजुकेशन बेहतर वो डिलीवर कर पाएगा, और वो बच्चा जो पढ़ेगा वो देश के विकास में योगदान देगा। अगर अच्छा हमने बना लिया इंजीनियर, देश के डेवलप में काम देगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा ना। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में युवाओं का अभी भी योगदान नहीं है। आज भी एग्रीकल्चर पूर्ण तरीके से अगर ये यंग पॉपुलेशन खेती बाड़ी अच्छे से करेगा, अपने दिमाग से करेगा, तो इसमें भी इनकम काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में इन सारे युवाओं को लगा के हम देश के विकास को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद अभी ज़माना किसका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 4.0 का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, रोबोट्स का। ये सब चीज़ कौन चलाएगा, यंग जनरेशन ही तो चलाएगा। तो बड़ा अच्छा मौका है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको जैसे बताया, आबादी ज़्यादा होने की वजह से डिमांड भी ज़्यादा है। तो इन हम आबादी का प्रयोग कर सकते हैं सप्लाई करने में। अभी जो है आईएलओ का भी कहना है, इंटरनेशनल लेबर जो संगठन है, उसका भी यही कहना है, भारत जो है अपने इस बड़ी आबादी को जो है ना, बड़ी आबादी को अगर एजुकेशन, हेल्थ और स्किल दे दिया तो भारत को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आईएलओ एक साल पहले एक बात और कहा था, इंडिया के पास 3 डी है, वो भी बोला था, डेमोक्रेसी है, डिमांड है और डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर इस पर इंडिया फोकस कर लिया तो ये देश विश्व में किसी से कम नहीं रहेगा।
और हमारे पास नेचुरल रिसोर्स भी मोटा मोटी है और डिमांड भी है, तो इन अवसर की कोई कमी नहीं है, बस उसको सही ढंग से बनाने की क्या है, आवश्यकता है। अब इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आती है, ठीक है जनसंख्या लभ्यांश की स्थिति से हम गुजर तो रहे हैं, लेकिन कई समस्याएं, यही बात रघुराम राजन जी कहते हैं, कई समस्या जैसे कि 50% आबादी आज भी खेती बाड़ी से काम से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। मात्र 5 से लेकर 8% लोग ही स्किल है, मतलब कौशल है कोई काम करने को उनमें क्षमता। वही जापान में यही चीज़ बहुत ज़्यादा है। जापान के लोग जो है, साउथ कोरिया के लोग जो है ना, 80% लोग स्किल हैं, जापान में 90% है, एक चीन में 60% है। जितना लोग आपका हुनरमंद होगा उतना अधिक आउटपुट निकल के देगा ना वो। उसके बाद हमारे यहाँ जो है ना पर ईयर लगभग 70-80 लाख जो है ना बच्चे ग्रेजुएट होते, युवा तैयार होते, लेकिन नौकरी मुश्किल से वही 10 लाख के आसपास के लोगों को ही लग पाता है, बाकी लोग क्या है, तब ना 83% लोग युवा जो है बेरोजगार हैं, रिपोर्ट कहता है अपना। हेल्थ में हम बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जीडीपी का मात्र वही 1.7% ही मोटा मोटी कर पाते, जबकि और भी ज़्यादा चाइना अधिक करता है, अमेरिका ज़्यादा करता है, ठीक ना। चलिए, हमारे देश में जो महिलाएं मात्र 25% ही काम कर रही है, उनका काम में भागीदारी बहुत ही कम है, ये भी समस्या है। रिसोर्स का भी समान वितरण नहीं है, तटीय राज्यों का डेवलपमेंट हो पाया है, या जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट हो पाया है, जो लैंडलॉक स्टेट है या वहाँ कोई रिसोर्स है तो उसका भी विकास नहीं हो पाया। ये सब हमको बड़ी बड़ी चुनौती दिखाई पड़ता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ये सब आप दिखा दीजिएगा। कई तरह के इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक हो जाए, गरीबी या हंगर इंडेक्स है, उसमें हमारा लो रैंकिंग है, ये सब कहीं ना कहीं समस्या निकल के सामने आती है। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति को प्राप्त करने के लिए रघुराम राजन यही बोल रहे हैं, हमको करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि मानव पूंजी निर्माण पर फोकस करना। अगर कोई बच्चा अभी है उसको पढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए, स्किल दीजिए, इसी को बोलते हैं मानव पूंजी निर्माण करना। मतलब कि अगर कोई बच्चा मूर्ख रह जाएगा तो क्या हमको उतना आउटपुट देगा, आगे चल के नहीं देगा। अगर उसमें हम अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य देंगे तो आगे जाके मेरा वो पूंजी का काम करे, ये काम, इसके लिए हमको एजुकेशन और हेल्थ पर काम। हालांकि सरकार एजुकेशन को लेकर राइट टू एजुकेशन है, अभी प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल हायर एजुकेशन का काम कर रही है। हेल्थ में आयुष्मान भारत है और भी कई स्कीम सरकार चला रही है, सरकार का प्रयास है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। उसके बाद हमको शहरों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि बिहार में देखिए शहर मात्र 11% है, अगर जहाँ, हालांकि सरकार का इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट बिहार का ये कहता है कि 15% हो गया है, लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा हम देखेंगे तो 11% है। अगर 30-40% हो जाएगा, अगर शहर ज़्यादा हो जाएगा बिहार में, तो और भी चीज़ें बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ डिमांड शहर में बढ़ता है तो लोग उससे अधिक काम करेंगे। स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्री दोनों हमको लगाने की आवश्यकता, स्मॉल से ही काम नहीं चलेगा, जहाँ जैसा लोकेशन है वैसा इंडस्ट्री उद्योग लगाने की आवश्यकता है। स्किल प्रोग्राम को बड़े लेवल पे, बड़े व्यापक हमको सफल बनाने की क्या है, आवश्यकता है, इतना ध्यान रखिएगा। इस सब करके अपने चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भारत सरकार क्या क्या कर रही है इसको प्राप्त करने के लिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, राइट टू एजुकेशन आपको दी गई सरकार, स्टार्टअप कार्यक्रम है, स्टैंडअप कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और भी कई तरह की स्कीम है जो कि इससे रिलेटेड है, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिहार का बता देता हूँ कि बिहार का जो जनसंख्या लभ्यांश में स्थिति क्या है या डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी हाल का ये कहता है कि 2011 में 43% आबादी जो है लगभग वर्किंग था बिहार में, ठीक ना। फिर 2021 में 48% हो गया, 2031 में वो 55% हो गया, और 2041 में ये कितना 58% हो जाएगा। आगे 50 तक में ऐसा उम्मीद है लगभग 65% आबादी बिहार का जो है ना काम करने के लायक होगा। मतलब अगर अभी का अगर देखा जाए तो 50-50% में अभी हैं, 50% लोग काम करने वाले हैं, 50% लोग जो है आश्रित भी हैं। तो हम अभी पूरी तरह, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, अगर और स्टेट तमिलनाडु या और वो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन बिहार में ये स्थिति नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी है 66 बीपीएससी में कि बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए कब तक तैयार हो पाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कब तक, मतलब 2030 के आसपास 55% आबादी हमारा काम करने वाला होगा, उसके आगे भी। अभी हमारे बिहार का जो एवरेज जो एज है वो 19-20 साल है, हालांकि
नेशनल लेवल पे 29 साल है, तो एवरेज भी अभी उम्र कम है। कुछ दिन के बाद यही अगर जहाँ 25, 30, 26 होगा तो और भी काम करने के लायक ये लोग हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया कि हमारा राज्य का क्या क्या स्थिति है। चलिए, ये डेटा है, फैक्ट है, और ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे एक बात ये है, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्राप्त करने के लिए बिहार की जो रणनीति होनी चाहिए, जो पॉलिसी होनी चाहिए, उस बाकी अदर जो स्टेट है या जो भारत सरकार का जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम उस एज को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं ना। इसलिए अभी आवश्यकता इस बात का है कि जो जो बच्चा मिडिल स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में पढ़ता है, 11वीं 12वीं, उसको हमको अच्छा एजुकेशन, उसको कुछ काम करने का हुनर हमको देने की क्या है, आवश्यकता है। हालांकि सरकार इस दिशा में 7 निश्चय योजना 1.2, 2.0 में आर्थिक हल युवाओं के बल और भी कई तरह के स्किल कार्यक्रम चला रही है, और 7 निश्चय 2.0 में भी कुछ स्कीम इस तरह का है। तो सरकार अभी काम कर रही है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो अब वही एजुकेशन देखिएगा, अभी आप शिक्षकों की नियुक्ति हुआ है बड़ी मात्रा में, जितने भी हर एक लगभग एक पंचायत में जो है ना 10+2 स्कूल बिहार सरकार खोली है। ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। हेल्थ में सरकार कई मेडिकल, जहाँ नहीं जिस जिला में मेडिकल कॉलेज वहाँ मेडिकल कॉलेज खोल रही है। स्किल पे सरकार काम कर रही है। जो 7 निश्चय 1.0 है उसमें स्किल कार्यक्रम था, मतलब कि कौशल विकास कार्यक्रम था, ठीक है ना। उसके बाद 7 निश्चय 1.2 में बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो कि कहीं ना कहीं आपको मानव विकास या जनसंख्या लाभांश को इंगित करता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बिहार सरकार भी अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें और भी रियल लेवल पे आपको करने की आवश्यकता, आप ऐसा करके इसमें बता सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ इस टॉपिक के बाद। देखिए, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखिएगा ना, 66 का मैं बता ही दिया। क्वेश्चन भी पूछा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, बिहार कब तक इस स्थिति को प्राप्त करेगा, और बिहार सरकार के क्या क्या प्रयास है। आप प्रयास में वही कुछ डेटा फैक्ट डाल दीजिएगा। महिलाओं पर सरकार काम कर रही है, कौशल युवा कार्यक्रम चला रही है, ठीक ना। आर्थिक हल युवाओं के बल है, स्टार्टअप इंडिया है, और भी कुछ जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है। तो आप सरकार का प्रयास इसमें लिख के आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। 64 में क्वेश्चन पूछा था, क्या जो जनसंख्या वृद्धि विकास मतलब आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है, रोकती है। क्वेश्चन फिर समझिए, क्वेश्चन पूछा था, क्या जनसंख्या जो वृद्धि है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, वो आर्थिक विकास को ब्रेक या रोकती है। चर्चा करें, या आपका क्या मत है। देखिए, इसका आंसर सिंपल, आप स्टार्टिंग पे वही डालेंगे, लेटेस्ट डेटा लिख दीजिए कि अभी UNFPA का रिपोर्ट ये कहता है कि भारत की आबादी 144.17 करोड़ हो गई है। जनसंख्या ग्रोथ रेट भी मतलब कि ठीक हो रही है, मतलब कि ज़्यादा है। अत्यधिक जनसंख्या, हालांकि जनसंख्या जो है किसी भी देश के लिए मानव संसाधन का काम करती है, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या या जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि दर होना कई नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न करती है, जैसे रिसोर्स या संसाधन पर दबाव डालती है। आप यहाँ पे कुछ डेटा फैक्ट डालें कि लैंड, हमारे पास ज़मीन जो खेती योग्य है वो कम है। ऑलरेडी लगभग 80% किसान जो है 1 से लेकर 2 हेक्टेयर वाले हैं। अगर जैसे कि मान लेते हैं किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी माँ बाप के पास, उसको 5 बच्चा हो गया, तो ये ज़मीन तो 5 टुकड़े में बचेगा, और छोटा हो गया। तो जनसंख्या पर संसाधन पर दबाव पड़ेगा। चाहे संसाधन वो मिट्टी, हवा, पानी कुछ भी हो सकता है, दबाव तो पड़ेगा ना जनसंख्या, और भी तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, ठीक ना। कैपिटल फॉर्मेशन हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर जब मान लीजिए अगर देश में अगर मान 10 बच्चा ही है, तो सरकार को इसी 10 पर एजुकेशन, स्वास्थ्य पर खर्चा करना। अगर जहाँ 50 बच्चा होएगा तो उतने बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अधिक जनसंख्या बेरोजगारी को बढ़ाता है, आपराधिक चीज़ों को बताता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमारा आर्थिक विकास रुक सकता है। तो आप यहाँ पे पहले दिखा देंगे यही 5-6 पॉइंट, 8 पॉइंट जो भी आपके मन में है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ से कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास का जो है ना अवरुद्ध होता है। लेकिन आप यहाँ ये भी दिखाएंगे कि लेकिन सिर्फ जनसंख्या वृद्धि ही जो है ना
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं रोकती है। अगर इसी जनसंख्या को हम वही बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा अगर प्रोवाइड कर देंगे तो वही हमारे लिए जो है एक संपदा भी बन सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन में कराया गया है और ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी जानबूझ के हर एक साल पूछ रहा है और मैं कई बार अपने वीडियो लेक्चर में इस चीज़ का डिस्कस भी कर दिया हूँ, ठीक ना। तो वहीं पर आप यहाँ दिखा दीजिएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन 48 से लेकर 52वें बीपीएससी में पूछा हुआ है कि क्या जनसंख्या घनत्व ही गरीबी का एक बड़ा कारण है। ये मैं लिटमस टेस्ट में आप लोग को क्वेश्चन शायद दिया हूँ। तो आप वही देखिए, दोनों लगभग वही आंसर है कि ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी अगर ज़्यादा है, रिसोर्स पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम कम होगा, ठीक ना, डेवलपमेंट कम होगा तो देश में गरीबी होगी। तो आप इसके बात में एग्री हो जाइए। बट लेकिन ये भी बताइए, अगर अधिक डेंसिटी है तो उसका हम एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देके। तो आप ऐसे करके आप बैलेंस में आंसर को जरूर लिखेंगे। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जनसंख्या से संबंधित, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जरूर सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए। बीपीएससी उसी को उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पूछेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो यही ने अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है, क्योंकि जिस समय 66 में बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था ना जनसांख्यिकीय लाभांश का, उस साल ये रिपोर्ट आया था तो इसलिए पूछ दिया था। 70 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो लेटेस्ट देके जोड़ के पूछ देगा, या पूछ देगा कि जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट भारत में इतना हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमको क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू करना चाहिए, ठीक ना, क्या 2 बच्चों की नीति को अपनाना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा क्या जनसंख्या ग्रोथ रेट को रोकने के लिए परिवार नियोजन जरूरी है, तो आप इसमें ये लिखें कि हाँ, परिवार नियोजन जो है कहीं ना कहीं परिवार को जागरूक करती है, जो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लाती है। लेकिन परिवार नियोजन के साथ ही साथ हमको जो है ना अवेयरनेस, शिक्षा, नीतीश कुमार जी का एक बड़ा स्टेटमेंट है जो है ना, सबसे बड़ा परिवार नियोजन शिक्षा ही है। इसलिए बिहार सरकार महिलाओं के शिक्षा पर फोकस कर रही है। अगर महिलाएं, देखिए कितना अच्छा लॉजिक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उनका एक मैं देख रहा था वीडियो, उन्होंने क्या कहा था कि पहले जो लड़की नहीं पढ़ी लिखी होती थी उसका शादी 14-15 साल में माँ बाप कर देते थे। अब 14-15 साल में माँ बाप शादी कर दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है 3-4 बच्चा उसको हो जाएगा मोटा मोटी। लेकिन अगर यही लड़की वो पढ़ाई लिखाई करती, 10th करती, 12th करती, इंटर ग्रेजुएशन करती, तो अब यही शादी उसका 25 साल के आसपास होता, तो यहाँ कम बच्चे, और पढ़ी लिखी है तो कम बच्चे पैदा होते हैं, शादी लेट होता। तो ये भी तो ही एजुकेशन ही सबसे बड़ा जो है ना आपका इस जनसंख्या कंट्रोल करने में एक तरीका। हाँ, अवेयरनेस ज़रूरी है, ये भी होना चाहिए, एक नियम कायदे कानून होना चाहिए। लेकिन हाँ, कई हमको देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक उसका उपाय नहीं है, हमको कई लेवल पे काम करने की आवश्यकता। और मेंस में क्वेश्चन भी कई सारे मल्टी डायमेंशन वाले होते हैं, जिसमें आपको सारे पॉइंट को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछना कि मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है। एक सरकार तो एक काम नहीं कर रही, कई काम कर रही है, तो आपको आंसर में मल्टी डायमेंशन अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। वो कैसे, ऐसी चीज़ों को पढ़ के याद करके। तो जो भी टॉपिक मैं भी बताया इसको पढ़िए, इसका PDF आप लोग को पूरा जो पॉपुलेशन से संबंध आप लोग को दे दिया जाएगा ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, उसको पढ़िएगा। बाकी ये जो लेक्चर लिया गया इसमें लगभग मैं सारे चीज़ों को डिस्कस कर ही दिया हूँ। बस आपका काम ये रहा ना कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए और कॉपी चेक करा लीजिए। बाकी जो इस टॉपिक से संबंधित और भी नए क्वेश्चन जो ग्रुप में दिया जाएगा उसको आप लिख कर एक बार दिखा दीजिएगा। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।